सरकार लाई है विद्यार्थियों के लिए डिजिटल लाइब्रेरी। बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए बिहार सरकार है सदा अग्रसर और तैयार। कक्षा 1 से कक्षा 12 तक के सभी पाठ्य पुस्तक पूरक सामग्री एवं वीडियो अब शिक्षा विभाग बिहार सरकार द्वारा विकसित पोर्टल पर है उपलब्ध। अध्ययन सामग्री देखने के लिए BEPCLOTS.bihar.gov.in पर विजिट करें अथवा एंड्रॉइड मोबाइल पर गूगल प्ले स्टोर से E-LOTS ऐप डाउनलोड करें। शिक्षकों, अभिभावकों एवं बच्चों से अनुरोध है कि इस लाइब्रेरी का अधिक से अधिक लाभ उठाएं और अपनी पढ़ाई जारी रखें। नई दुनिया मिलकर बनाए हम नई दुनिया, मिलकर जीत ले हम सारी दुनिया। बीच हमें आज बोने दो, रोज उसे थोड़ा बढ़ने दो, छू लेंगे आकाश हम, मन के विचार हकीकत बने, सिद्धि फल से आनंद देंगे, कोशिश कर बढ़े, सोच बुलंद करे। नमस्ते छात्रों, आशा करती हूँ कि आप सब मजे में हैं। क्या हम आज के सत्र की शुरुआत एक अभिनय के साथ करें? कल्पना कीजिए कि आप 4 साल के हैं। आप अपने माता पिता के साथ बाजार में खरीदारी करने गए हैं। आपके माता पिता घर के कुछ सामान खरीद रहे हैं। उनके पास अब थोड़े ही पैसे बचे हैं। आप अपनी पसंद का एक खिलौना खरीदना चाहते हैं, इसीलिए वे आपके लिए वो खिलौना ले लेते हैं और घर का कुछ सामान छोड़ देते हैं। क्या आप तीनों इस दृश्य का अभिनय करके दिखा सकते हैं? धन्यवाद, आप सबने अच्छा अभिनय किया। आपको क्या लगता है 4 साल के बच्चे का खिलौना खरीदने के लिए माता पिता ने घर का सामान क्यों छोड़ दिया? 4 साल की उम्र में आप अपने माता पिता की समस्याएं नहीं समझ पाते हैं, जैसे कि पैसों की कमी, उनके मन की उलझने या फिर खरीदारी करते समय खिलौना खरीदने के लिए पूरे पैसे ना होना। इसीलिए वह अपनी जरूरतों को भूलकर छोटे बच्चे की इच्छा पूरी करते हैं। अब आपके लिए एक और कार्यकलाप है। अब कल्पना कीजिए कि आप 9 साल के हैं। पहले जैसी ही परिस्थिति है। आपने अपने माता पिता से एक खिलौना मांगा, पर उन्होंने कहा हमारे पास अभी पूरे पैसे नहीं हैं, हम यह खिलौना कल खरीद लेंगे, और आप उनकी बात मान गए। क्या आप तीनों इस दृश्य का अभिनय करके दिखा सकते हैं? धन्यवाद। आपके पास खिलौना खरीदने का मौका था, पर आपके माता पिता ने कहा कि कल खरीदेंगे। आप भी उनकी बात मान गए। ऐसा क्यों हुआ? 9 साल की उम्र में भी आप अपने माता पिता की परेशानियों को ठीक से नहीं समझ सकते थे, जैसे कि पैसों की कमी, उनके मन की उलझने या फिर खरीदारी करते समय खिलौना खरीदने के लिए पूरे पैसे ना होना। पर आपको इन बातों की थोड़ी बहुत समझ थी, इसीलिए जिद किए बिना आपने तुरंत उनकी बात मान ली। आपके माता पिता ने भी आपसे वादा किया कि वह आपके लिए खिलौना बाद में जरूर खरीदेंगे। अब अगला कार्यकलाप। अब आप 14 साल के हैं। उसी तरह की परिस्थितियां हैं। आप एक खिलौना खरीदना चाहते हैं और आपके माता पिता आपसे कहते हैं कि तुम्हारे पास जो भी है उसी से खेलो। जब पहले से ही इतने खिलौने रखे हैं तो पैसे बर्बाद करने की क्या जरूरत है? क्या आप तीनों अब
इस दृश्य का अभिनय करके दिखा सकते हैं? की उम्र में आप अपने माता पिता की परेशानियां अच्छी तरह समझने लगे हैं, जैसे कि पैसों की कमी, उनके मन की उलझने या फिर खरीदारी करते समय खिलौना खरीदने के लिए पूरे पैसे ना होना। इसीलिए आपके माता पिता ने आपके लिए वह खिलौना नहीं खरीदा। इसका यह मतलब नहीं है कि आपके माता पिता अब आपको पहले जितना प्यार नहीं करते। इसका मतलब तो यह है कि आपके माता पिता को अब आप पर पूरा विश्वास है। उन्हें विश्वास है कि आप परिस्थिति को ठीक से समझ जाएंगे और उसके अनुसार काम भी करेंगे। दूसरे शब्दों में कहें तो अपने माता पिता की परिस्थिति, मानसिक स्थिति और इरादे को समझने की क्षमता उम्र के हिसाब से बदलती रहती है। इसीलिए बच्चों की उम्र को ध्यान में रखते हुए माता पिता उन्हें अलग अलग तरीके से बातें समझाते हैं। जब आप बच्चे थे तब उन्होंने जो भी बातें आपको प्यार से कही, अब वही बातें वह सलाह के तौर पर सख्ती से कहते हैं। उदाहरण के लिए तीरंदाजी सीखने वाले खिलाड़ी को बार बार कहा जाता है कि उसे लक्ष्य पर निशाना लगाना है। इससे खिलाड़ी अपना पूरा ध्यान निशाने की ओर लगा देता है ताकि उसका तीर सही जगह लगे। उसी तरह हमारे माता पिता यह चाहते हैं कि हम उनकी बातों पर ध्यान देकर उनकी परिस्थितियों को समझ जाएं। जब हम हताश हो जाते हैं या नाराज हो जाते हैं तब वे हमें हिम्मत बंधाते हैं, हमें यकीन दिलाते हैं कि वे हमेशा हमारे साथ हैं। पर वह भी यह चाहते हैं कि हम दुनियादारी और परिवार की परिस्थितियों को समझ सकें। अब अगले कार्यकलाप का समय है। क्या आपके माता पिता अचानक आपके लिए आपकी पसंद की कोई चीज लाए हैं? क्या आप इसके बारे में सबको बताना चाहेंगे? अपने अनुभवों के बारे में बताने के लिए शुक्रिया। जब हम पैदा हुए थे तब से हमारे माता पिता ने हमारा ध्यान रखा है और हमें प्यार किया है। सराहना करके, सख्ती दिखाकर, गुस्सा करके और इस तरह की भावनाओं द्वारा हमारे माता पिता ने हमारा ध्यान रखा है। उदाहरण के लिए वे हमें डांटते हैं ताकि हम गलत काम ना करें। डांट तो हर उम्र में पड़ती है, पर बच्चों की उम्र और समझदारी के हिसाब से डांटने का तरीका बदलता रहता है। क्या आपको याद है कि आपने सबसे पहले कौन सा वाहन चलाना सीखा था? हाँ, अपने बचपन में पहियों वाली लकड़ी की गाड़ी यानी वॉकर या फिर 3 पहियों वाली साइकिल चलाई होगी। क्या आप अब भी वही चलाते हैं? बिल्कुल भी नहीं। तब आप चलना सीख रहे थे, इसीलिए आपको वॉकर के सहारे की जरूरत थी। फिर जब आप ठीक से चलना सीख गए तब आप पहिए वाले खिलौने की डोरी खींचकर चलाने लगे। थोड़े बड़े होने पर आपने 3 पहियों वाली साइकिल चलाना सीखा। उसके बाद 2 पहियों वाली साइकिल सीखी। अब और बड़े होने पर आप स्कूटर, मोटरसाइकिल, कार वगैरह चलाना सीखेंगे, है ना? जैसे जैसे हम बड़े होते हैं वैसे वैसे हमारे काम में आने वाली चीजें भी बदलने लगती है। इसी तरह हमारे माता पिता के बात करने का तरीका भी बदलता रहता है। जब हम छोटे होते हैं तब वे हमारे साथ लाड़ प्यार से बात करते हैं। बड़े होने पर वे हमारे साथ ज्यादा सख्ती से बात करते हैं। शायद इसी सख्ती की वजह से
हम उनसे दूर रहना चाहते हैं। अपने माता पिता को ठीक से समझने के लिए अब हम कुछ कार्यकलाप करेंगे। अब हम सख्ती के बारे में बात करेंगे। आइए एक अभिनय करते हैं। 2 साल का एक बच्चा पड़ोस के घर से कोई खिलौना लाकर अपने पास रख लेता है। उसकी माँ उसे प्यार से कहती है, किसी को पूछे बिना उसका खिलौना उठाकर नहीं लाते हैं। तुम तो मेरे प्यारे बेटे हो। जाओ सुरेश को खिलौना वापस कर दो और उससे माफी मांगो। क्या आप दोनों स्वेच्छा से इस दृश्य का अभिनय कर सकते हैं? बहुत बढ़िया अभिनय था, धन्यवाद। 2 साल के बच्चे को उचित और स्वीकार्य व्यवहार के बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं होता। इस परिस्थिति में उसे यह भी पता होता है कि अस्वीकार्य व्यवहार के क्या क्या परिणाम हो सकते हैं। उसकी माँ शर्मिंदा है कि उसका बेटा किसी का खिलौना उठा लाया, इसीलिए अपने बच्चे को सही व्यवहार सिखाने के इरादे से उसकी माँ उसे प्यार से समझाती है। अब इस परिस्थिति पर ध्यान दीजिए। आप पहली कक्षा में पढ़ते हैं। आपकी शिक्षिका ने आपके पापा को बताया कि आपने कक्षा में किसी छात्र को मारा था। आपके पापा आपको समझाते हैं, तुमने माया को क्यों मारा? उसे दर्द हुआ होगा ना? अगर कोई तुम्हें मारे तो तुम्हें कैसा लगेगा? तुम्हें उससे माफी मांगनी चाहिए। और यह बात भी याद रखनी चाहिए कि अगर कोई तुम्हें मारे तो बदले में उसे मारना नहीं चाहिए, बल्कि इसके बारे में शिक्षिका को बताना चाहिए। क्या आप तीनों स्वेच्छा से इस दृश्य का अभिनय करके दिखा सकते हैं? बहुत बढ़िया था, धन्यवाद। इस परिस्थिति में बच्चे को पता था कि वह क्या कर रहा है, पर उसे इस बात की पूरी समझ नहीं थी कि यह सही है या गलत। उसके पिता इस वजह से शर्मिंदा महसूस कर रहे थे और उनका इरादा था कि उनका बेटा फिर से ऐसा कोई काम ना करे। इसीलिए उन्होंने थोड़ी सख्ती से अपने बेटे को डांटा। उन्होंने अपने बेटे को यह भी समझाया कि अगर उसके साथ ऐसा व्यवहार कोई करे तो उसे क्या करना चाहिए। जब आप 5 साल के थे तब आपके माता पिता ने भी आपको ऐसे ही समझाया होगा। अब एक और परिस्थिति। आप 9वीं कक्षा में पढ़ते हैं। आपने अपनी बहन पर धौंस जमाने की कोशिश की। आपके माता पिता ने बहुत ही सख्ती दिखाते हुए आपसे कहा, उस पर धौंस जमाना बंद करो। आपने पलटकर जवाब दिया और उन्हें यह बताना चाहा कि आपने धौंस क्यों जमाई थी। इस बात से आपके माता पिता और नाराज हो गए और आपको जोर से डांट लगा दी। क्या आप चारों इस दृश्य का अभिनय करके दिखा सकते हैं? इस परिस्थिति में आपने अपनी बहन पर धौंस जमाई और फिर अपने माता पिता के साथ बहस भी की। इस बात से आपके माता पिता परेशान हो गए और उन्होंने यह इरादा कर लिया कि आप यह गलती कभी ना दोहराएं। इसीलिए उन्होंने आपको जोर से डांटा। इस उम्र में आपको पता होता है कि आप क्या कर रहे हैं और उसके परिणाम क्या हो सकते हैं। जब गलती करने के बाद भी आपने माता पिता के साथ बहस की तो उन्हें गुस्सा आ गया और उन्होंने आपको डांटा। क्या आपने
इस बात पर ध्यान दिया? इन तीनों परिस्थितियों में माता पिता का इरादा और उनकी मानसिक स्थिति एक जैसी थी, केवल परिस्थितियां ही अलग अलग थी। अब यह स्पष्ट हो गया है कि परिस्थितियां, मानसिक स्थिति और इरादा, यह सब बातें बच्चों के व्यवहार की वजह से होती हैं। अगर हम अपने माता पिता और शुभ चिंतकों की सलाह मान लें तो क्या हमें कभी डांट पड़ेगी? शायद कभी भी नहीं। क्या आप ऐसे अनुभव के बारे में बता सकते हैं जब आपके माता पिता ने आपको डांट लगाई हो? अनुभव के बारे में बताते वक्त आपको अपने माता पिता की परिस्थिति, मानसिक स्थिति और इरादे को ध्यान में रखना है। कृपया जोड़ियां बनाकर बैठ जाइए और एक दूसरे को अपने अनुभव के बारे में बताइए। जब एक व्यक्ति अपने अनुभव बता रहा हो तब दूसरे को ध्यान से सुनना है। अपने अनुभवों के बारे में खुलकर बताने के लिए धन्यवाद। अब आप दोनों को अपनी भूमिका बदलनी है। जिसने पहले अपना अनुभव बताया था, अब वह दूसरे व्यक्ति के अनुभव के बारे में सुनेगा। ठीक है? धन्यवाद। मुझे यकीन है कि अब आप समझ गए होंगे कि आपके माता पिता आपकी भलाई के लिए ही डांट लगाते हैं। परिस्थिति, मानसिक स्थिति और इरादे को ध्यान में रखते हुए हमें अपने माता पिता की सख्ती को समझने की कोशिश करनी चाहिए। क्या हम अब आज के सत्र में सीखी हुई बातों का सार संक्षेप कर लें? बच्चों में अपने माता पिता की परिस्थिति, मानसिक स्थिति और इरादे को समझने की क्षमता उम्र के हिसाब से बदलती रहती है। इसीलिए बच्चों की उम्र को ध्यान में रखते हुए माता पिता उन्हें अलग अलग तरीकों से बातें समझाते हैं। परिस्थिति, मानसिक स्थिति और इरादे को ध्यान में रखते हुए हमें अपने माता पिता की सख्ती को समझने की कोशिश करनी चाहिए। आपने बहुत अच्छी तरह सार संक्षेप किया। धन्यवाद। अब तक हमने देखा कि माता पिता सख्ती क्यों दिखाते हैं। अब हम यह जानेंगे कि वे बच्चों के साथ गुस्सा क्यों होते हैं। क्या आप सोच रहे हैं कि सख्ती और गुस्से के बीच क्या अंतर होता है? सख्ती का मतलब है बच्चों को इस तरह की सलाह देना, जैसे कि ऐसा मत करो, इस तरह काम करो, वगैरह वगैरह। जब बच्चे इस सलाह को नहीं मानते हैं तो माता पिता परेशान हो जाते हैं और उन्हें गुस्सा आ जाता है। उदाहरण के लिए, आप अपने भाई को चिढ़ा रहे हैं। वह आपकी माँ को यह बात बता देता है। आपकी माँ आपको ऐसा करने से मना करती है, पर आप उनकी बात सुनते ही नहीं और अपने भाई को चिढ़ाते रहते हैं। माँ फिर से कहती है, मेरी बात सुनो, अपने भाई को मत चिढ़ाओ, पर आप नहीं रुकते। फिर वह गुस्से में कहती है, बंद करो सब, वरना। क्या अब आप समझ गए कि सख्ती और गुस्से के बीच में क्या फर्क होता है? क्या हम अगले कार्यकलाप की ओर बढ़े? आपकी माँ दुकान से कुछ सामान मंगवाना चाहती है। आप अपने छोटे भाई को देखकर कहते हैं, मैं नहीं जाऊंगी, रवि को भेज दीजिए। माँ जवाब देती है, 5 साल का बच्चा दुकान से सामान कैसे लाएगा?
तुम्हें ही जाना पड़ेगा। आप बहाने मारते रहते हैं, पर आपकी माँ बार बार आपसे जाने को कहती रहती हैं। परेशान होकर आप पास रखा हुआ सामान उठाकर जमीन पर फेंक देते हैं। माँ आपसे पूछती है, तुमने ऐसा क्यों किया? आप जोर से कहते हैं, क्योंकि मेरा मन हो रहा था। अब आप क्या करोगे? माँ गुस्से में आकर आपको डांटने लगती है। क्या आप दोनों इस दृश्य का अभिनय करके दिखा सकते हैं? आपने बहुत अच्छा अभिनय किया, धन्यवाद। माता पिता तब नाराज होते हैं जब बच्चे गलतियां करते हैं। बच्चे पलटकर जवाब देते हैं। जब हम गलतियां करते हैं तब हमारे माता पिता को यह चिंता होती है कि हमें उन गलतियों के परिणाम भुगतने पड़ेंगे। इसीलिए वे हमारी गलतियां बताकर हमें सुधारने की कोशिश करते हैं। जब हम उनकी बात नहीं मानते तो हमारे प्रति चिंता होने की वजह से वो गुस्से में आ जाते हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो हमारी चिंता होने की वजह से वे हम पर गुस्सा करते हैं। माता पिता के गुस्से में बच्चों के लिए परवाह और प्यार होता है, नफरत नहीं। मैं दोहराती हूँ। क्या आप ऐसे अनुभवों के बारे में बता सकते हैं जब आपके माता पिता ने आप पर गुस्सा किया था? आपको यह परिस्थिति माता पिता की मानसिक स्थिति और उनके इरादे को ध्यान में रखते हुए उस अनुभव के बारे में बताना है। कृपया जोड़े बनाकर बैठे। आप में से एक विद्यार्थी उस अनुभव के बारे में बताएगा और दूसरा व्यक्ति ध्यान से सुनेगा। अपने अनुभव के बारे में बताने के लिए धन्यवाद। अब आप अपनी भूमिकाएं बदलेंगे। जिसने पहले अनुभव बताया था अब वह सुनेगा, और जो पहले श्रोता बना था अब वह अनुभव सुनाएगा। ठीक है? धन्यवाद। मुझे यकीन है कि अब आप समझ गए होंगे कि आपके माता पिता का गुस्सा बिना मतलब के नहीं था। हमने देखा कि हमारी उम्र और समझदारी के हिसाब से माता पिता हमसे अलग अलग तरह से बात करते हैं। क्या अब हम यह देखें कि उम्र के अनुसार माता पिता के प्रति हमारा रवैया किस तरह बदलता है? राजू 3 साल का है और वह अपनी ही उम्र की एक लड़की राधिका के साथ गेंद खेल रहा है। वह राधिका की गेंद ले लेता है और वापस नहीं लौटाता। राधिका राजू को धक्का देती है। आपको क्या लगता है राधिका इसके बाद क्या करेगी? 1, उसे अफसोस होगा कि उसने राजू को धक्का क्यों मारा। 2, वह सारी बात अपनी माँ को बताएगी। या 3, वह राजू से कहेगी कि बदले में वह उसे धक्का मार सकता है। क्या 2 विद्यार्थी आगे आकर इस परिस्थिति का अभिनय दिखा सकते हैं? धन्यवाद। राधिका को यह बात अपनी माँ को बतानी चाहिए। छोटी उम्र में बच्चे यह नहीं समझते कि उन्होंने कोई गलती की है। वे सारी बातें
अपने माता पिता को बता देते हैं, कुछ भी नहीं छुपाते। आपने अपनी जेब खर्च से कुछ पैसे बचाए हैं, अब आपके पास 1000 रुपए हैं। आप बाजार जाकर सारे पैसे खर्च कर देना चाहते हैं। आप जानते हैं कि ऐसा करने पर आपकी माँ आपको डांट लगाएंगी। अब आप क्या करेंगे? 1, आपको पता है कि माँ डांट लगाएगी, फिर भी आप सारी बात अपनी माँ को बता देंगे। 2, आप सोचेंगे कि माँ को यह बात फिर किसी दिन बता देंगे। या 3, आप यह बात माँ को कभी नहीं बताएंगे। आप सब इस बात को अलग अलग दृष्टिकोण से देख रहे होंगे, पर हम सब यह बात मानते हैं कि जैसे जैसे हम बड़े होने लगते हैं, हम अपनी गलतियों के बारे में अपने माता पिता को नहीं बताते। इस वजह से अपने माता पिता से दूर हो जाते हैं। हम इस दूरी को कैसे कम कर सकते हैं? आइए एक कार्यकलाप के द्वारा यह जानने की कोशिश करें। क्या आप एक सूची बना सकते हैं कि आप अपने माता पिता के साथ अपना खाली समय कैसे बिता सकते हैं? धन्यवाद। आइए सूची पर एक नजर डालते हैं। उनके साथ बातचीत करना, घर के कामों में उनकी मदद करना, उनके साथ खेलना, उनके अनुभव सुनना, उनकी समस्याओं के बारे में सुनना, अपनी परेशानियां उन्हें बताना। इससे पहले के एक सत्र में हमने सीखा था कि बात करने से, साथ में समय बिताने से, विश्वास करने से, साथ देने से और माफी मांगने से रिश्ते मजबूत होते हैं। उसी तरह माता पिता के साथ बातचीत करने से, उनकी मदद करने से, साथ में खेलने से, उनके साथ परेशानियां बांटने से, मुसीबत के समय उनका साथ देने से और गलती करने पर माफी मांगने से हम उनके और करीब आते हैं। माता पिता के साथ अच्छा समय बिताने से हम उनके और करीब आ सकते हैं। मैं दोहराती हूँ, माता पिता के साथ अच्छा समय बिताने से हम उनके और करीब आ सकते हैं। क्या अब हम आज के सत्र में सीखी हुई बातों का सार संक्षेप कर लें? माता पिता के गुस्से में बच्चों के लिए परवाह और प्यार होता है, नफरत नहीं। माता पिता के साथ अच्छा समय बिताने से हम उनके और करीब आ सकते हैं। आपने बहुत अच्छी तरह सार संक्षेप किया, धन्यवाद।
नमस्ते छात्र। मुझे यकीन है कि आप सब कभी तो बारिश में खेलने जरूर गए होंगे। आप में से कितने लोगों को बारिश में खेलना अच्छा लगता है? मुझे लगता है कि शायद ही कोई होगा जिसे बारिश में खेलना पसंद ना हो। आप सब कागज की नावें बनाकर पानी में तैराते होंगे, है ना? क्या आप बारिश में खेलने के अनुभव के बारे में बताएंगे? अपने अनुभव के बारे में बताने के लिए शुक्रिया। बारिश हर जगह होती है, पहाड़ों, वादियों, जंगलों, झीलों, नदियों, गांवों और शहरों में। फिर चाहे वो घास हो, लंबे पेड़ हो, छोटा सा केंचुआ हो या कोई बड़ा जानवर हो या फिर मनुष्य, बारिश से सभी जीव जंतुओं को फायदा होता है। हमें बारिश से कितना फायदा होता है? क्या हम इसके बदले में बारिश को कुछ देते हैं? हम कुछ नहीं देते। क्या बारिश ये उम्मीद रखती है कि हमारी सहायता करने के बदले में उसे भी कुछ मिले? बिल्कुल भी नहीं। अगर कोई व्यक्ति किसी चीज की उम्मीद रखे बिना कुछ दे या किसी प्रकार की सहायता करे तो उसे परोपकार कहते हैं। उदाहरण के लिए, परोपकार का मतलब है किसी व्यक्ति को एक दो पेंसिलें दे देना क्योंकि उसके पास पेंसिल खरीदने के पैसे नहीं हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो परोपकार का अर्थ है जरूरतमंदों को जरूरत की चीजें देना और उसके बदले में कुछ पाने की उम्मीद न रखना। आइए साथ मिलकर कहें। दूसरे शब्दों में कहें तो परोपकार का अर्थ है जरूरतमंदों को जरूरत की चीजें देना और उसके बदले में कुछ पाने की उम्मीद न रखना। क्या इस तरह स्वेच्छा से आपने किसी को कुछ दिया है या आपने किसी व्यक्ति को परोपकार करते हुए देखा है? क्या इस अनुभव के बारे में बताने के लिए दो छात्र स्वेच्छा से आगे आएंगे? धन्यवाद, आपने बहुत अच्छा किया। अलग अलग जरूरतों को पूरा करने के लिए कई तरीकों से परोपकार किया जा सकता है। जब कोई जरूरतमंद मदद मांगे तो लोगों को उसकी मदद करनी चाहिए। जरूरतमंद व्यक्ति सामने से मदद ना भी मांगे तो उसकी स्थिति देखकर दूसरों को उसकी सहायता करनी चाहिए। क्या अब हमें एक गीत गाएं? जैसे देना मेघ जैसे देना मन भर के मेघ जैसे देना मेघ जैसे देना मेघ जैसे देना मन भर के मेघ जैसे देना प्रसन्न करने प्रसन्न हो के प्रसन्नता से देना प्रसन्न करने प्रसन्न हो के प्रसन्नता से देना मेघ जैसे देना मन भर के मेघ जैसे देना मेघ जैसे
जैसे देना, मन भर के मेघ जैसे देना। प्रेम भाव से देना, प्रेम भाव से देना, अधिक हो तो प्रेम भाव से देना। प्रेम भाव से देना, प्रेम भाव से देना, अधिक हो तो प्रेम भाव से देना। मेघ जैसे देना, मेघ जैसे देना, मन भर के मेघ जैसे देना। मेघ जैसे देना, मेघ जैसे देना, मन भर के मेघ जैसे देना। आशीर्वाद से देना, आशीर्वाद से देना, उनके योग्य हो जो आशीर्वाद से देना। आशीर्वाद से देना, आशीर्वाद से देना, उनके योग्य हो जो आशीर्वाद से देना। मेघ जैसे देना, मेघ जैसे देना, मन भर के मेघ जैसे देना। मेघ जैसे देना, मेघ जैसे देना, मन भर के मेघ जैसे देना। सम्मान से देना, सम्मान से देना, बन पाए उतना सम्मान से देना। सम्मान से देना, सम्मान से देना, बन पाए उतना सम्मान से देना। मेघ जैसे देना, मेघ जैसे देना, मन भर के मेघ जैसे देना। मेघ जैसे देना, मेघ जैसे देना, मन भर के मेघ जैसे देना। बहुत बढ़िया किया, धन्यवाद। इस गीत से हमें यह संदेश मिलता है कि हमसे जितना बन पड़े उतना दान करना चाहिए। दूसरों को खुशी देकर हमें भी खुश होना चाहिए। हमारे पास किसी चीज की कमी ना हो तो हमें खुशी से दान करना चाहिए। अगर हम स्वेच्छा से जरूरतमंदों को दान करेंगे तो हमें संतुष्टि प्राप्त होगी। स्वेच्छा से दान करना चाहिए और उसके बदले में कुछ पाने की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। ऐसा करने से जरूरतमंदों की जरूरतें पूरी होंगी और आपको भी संतोष मिलेगा। साथ मिलकर कहिए, स्वेच्छा से दान करना चाहिए और उसके बदले में कुछ पाने की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। ऐसा करने से जरूरतमंदों की जरूरतें पूरी होंगी और आपको भी संतोष मिलेगा। हमने देखा कि परोपकार का मतलब क्या होता है और हमें परोपकार क्यों करना चाहिए। अब हम चर्चा करेंगे कि हम कौन सी चीजें देकर परोपकार कर सकते हैं। क्या आपने अपने जीवन में कभी दान किया है? क्या आपको लगता है कि केवल अमीर लोग दान कर सकते हैं? या फिर आपको लगता है कि जब आप बड़े होकर पैसे कमाने लगेंगे तभी दान कर सकते हैं? ऐसा जरूरी नहीं है। आप भी दान कर सकते हैं और परोपकारी बन सकते हैं। आप किसी भी तरीके से दान कर सकते हैं। दान करने का अर्थ सिर्फ पैसे देना नहीं होता। दान में आप अपनी कोई वस्तु दे सकते हैं, किसी के लिए कोई काम कर सकते हैं, अपना समय दे सकते हैं इत्यादि। आपको शायद पता भी नहीं होगा कि आप इस तरह से दान कर चुके हैं। अब हम दान के इन तरीकों के बारे में एक एक करके चर्चा करेंगे। शुरू करने के लिए आइए हम रुपए पैसों के दान के बारे में बात करें। आपके माता पिता आपको जेब खर्च तो देते ही होंगे, है ना? क्या यह संभव है कि आप उसमें से कुछ राशि बचा सकें? उदाहरण के लिए, अगर आप एक दो दिन के लिए टॉफी, चॉकलेट ना खाएं या फिर थोड़ी सी दूर जाने के लिए बस में बैठने की बजाय पैदल चलें, तो आप इससे कुछ पैसे बचा सकते हैं। सही है? इसी तरह से बचाया गया पैसा आप दान में दे सकते हैं। कितना सरल है कि नहीं? बेकार के खर्चे कम करके हमें पैसे बचाने चाहिए और जरूरतमंदों को दान देना चाहिए। इससे हमें भी संतुष्टि प्राप्त होगी। आइए साथ मिलकर कहें, बेकार के खर्चे कम करके
हमें पैसे बचाने चाहिए और जरूरतमंदों को दान देना चाहिए। इससे हमें भी संतुष्टि प्राप्त होगी। क्या आप में से किसी ने ऐसा किया है? क्या आप अपने अनुभव के बारे में सबको बताएंगे? बहुत बढ़िया, आपने बहुत अच्छा काम किया। आइए अब हम चर्चा करें कि हम कौन सी चीजें दान कर सकते हैं। क्या आप इन चित्रों को देखकर एक सूची बना सकते हैं? दान देने वाली चीजों की सूची बनाने के लिए धन्यवाद। आइए अब हम इसके बारे में चर्चा करें। अगर हमें कुछ कपड़े छोटे पड़ गए हों और वे फटे हुए ना हों तो उन्हें स्वेच्छा से दान कर देना चाहिए। खेलने की चीजें जैसे कि खिलौने, गुड़िया इत्यादि जिन्हें हम काम में न लेते हों उन्हें दान कर देना चाहिए। जब हम पास होकर अगली क्लास में जाएं तब पिछली क्लास की पाठ्य पुस्तकें, नोटबुक, पेन, पेंसिल इत्यादि दान में दे सकते हैं। हम अपने भोजन का कुछ हिस्सा भी किसी भूखे और गरीब इंसान को दे सकते हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो हमें खुशी से अपने पुराने कपड़े, खिलौने, पुस्तकें, लेखन सामग्री व खाना जरूरतमंद लोगों को दे देना चाहिए। फिर से कहिए, हमें खुशी से अपने पुराने कपड़े, खिलौने, पुस्तकें, लेखन सामग्री व खाना जरूरतमंद लोगों को दे देना चाहिए। आप में से कितने लोगों ने अपनी चीजें दूसरों को दान की हैं? क्या आप अपने अनुभव के बारे में सबको बताएंगे? आपने बहुत अच्छा काम किया। क्या हम जानें कि हम श्रमदान कैसे कर सकते हैं? श्रमदान को सेवा भी कह सकते हैं। क्या आपके स्कूल में राष्ट्रीय सेवा योजना NSS की गतिविधियां होती हैं? उसमें क्या होता है? हां, उनका मकसद होता है दूसरों की सेवा करना। ऐसे संगठनों के सदस्य समाज सेवा के कार्यों के लिए अपना श्रम और समय देते हैं। क्या आप सोचकर बता सकते हैं कि आप दूसरों की सेवा किस तरह कर सकते हैं? यहां पर चित्रों द्वारा कुछ संकेत दिए गए हैं। उन्हें देखकर आप अपना जवाब दे सकते हैं। आपने अपनी सूची में ज्यादातर बातें लिख ली हैं। अच्छी बात है। क्या अब हम इनमें से कुछ बातों के बारे में चर्चा करें? आपकी गली, स्कूल या पार्क में जो पेड़ पौधे हैं उनकी देखभाल करना, गाय से बचाने के लिए उनके चारों तरफ बाड़ बनाना भी एक तरह की सेवा है। इसलिए इसे परोपकार भी कहा जा सकता है। आपके स्कूल, पुस्तकालय और स्कूल के बगीचे को साफ सुथरा रखने के लिए कुछ लोग रखे गए होंगे, पर स्कूल अधिकारियों से अनुमति लेकर आप भी उनकी मदद कर सकते हैं। सार्वजनिक पेड़ पौधों की देखभाल करना और सार्वजनिक जगहों को साफ रखना, ऐसी सेवा करना भी एक तरह का परोपकार है, क्योंकि इसके लिए आप श्रम करते हैं। आइए साथ मिलकर कहें, सार्वजनिक पेड़ पौधों की देखभाल करना और सार्वजनिक जगहों को साफ रखना, ऐसी सेवा करना भी एक तरह का
परोपकार है, क्योंकि इसके लिए आप श्रम करते हैं। आप में से कितने लोगों ने इस तरह की सेवा की है? क्या एक दो छात्र आगे आकर अपने अनुभव के बारे में सबको बताएंगे? अगर आप में से कुछ लोगों ने निर्णय लिया है कि आप भी इस तरह की सेवा में जुटेंगे, तो कृपया इसके बारे में सबको बताएं। यहां पर आपको मौका दिया जा रहा है कि आप स्वयं सेवा से संबंधित अपने अनुभव बताएं और गर्व महसूस करें। जिन्होंने अब तक ऐसा कोई कार्य नहीं किया है, वे दूसरों से प्रोत्साहित होकर इस कार्य में जुटने का निर्णय ले सकते हैं। सेवा द्वारा परोपकार के अनुभव के बारे में बताने के लिए धन्यवाद। क्या हम देखें कि अपना समय देकर हम किस तरह से परोपकार कर सकते हैं? कल्पना कीजिए कि आपका एक दोस्त कुछ दिनों से स्कूल नहीं आया। इस वजह से वो पढ़ाई में पीछे रह गया है। क्या आप खेल कूद के समय में से कुछ समय निकालकर उसकी मदद करेंगे? आप ऐसा जरूर करेंगे, है ना? इस तरह से आप दूसरों को अपना समय दे सकते हैं। क्या आप चित्रों के आधार पर एक सूची बनाएंगे कि किस तरह से आप दूसरों को अपना समय दे सकते हैं? धन्यवाद, बहुत बढ़िया किया। क्या हम इनमें से कुछ बातों के बारे में चर्चा करें? आपके शहर, गांव या पड़ोस में रहने वाले कुछ लोगों को शायद आपकी तरह अच्छे अवसर नहीं मिले होंगे। उन्हें शायद आपकी तरह स्कूल जाने का मौका भी ना मिला हो। ऐसे लोगों को पढ़ाने में अपना समय देना भी एक तरह का परोपकार है। अपना समय देने का एक और तरीका है अपने से छोटी उम्र के छात्रों को पढ़ाई में मदद करना। अगर उन्हें कोई पाठ मुश्किल लग रहा हो तो आप उनकी मदद कर सकते हैं। बुजुर्गों और विकलांगजनों के साथ समय बिताना, उन्हें खुशी देना और आराम महसूस कराना भी एक तरह का परोपकार है। दूसरे शब्दों में कहें तो दूसरों की जरूरतों के लिए समय देना और बुजुर्गों व विकलांगजनों का ध्यान रखना भी परोपकार है। साथ मिलकर कहिए, दूसरों की जरूरतों के लिए समय देना और बुजुर्गों व विकलांगजनों का ध्यान रखना भी परोपकार है। अब कुछ देर के लिए यह विचार करिए कि आप दूसरों को अपना समय कैसे दे सकते हैं। फिर यह संकल्प लीजिए कि आप अब यह जरूर करेंगे। आप में से कुछ छात्र अपने संकल्प के बारे में अन्य छात्रों को भी बता सकते हैं। अपने संकल्प को पूरा करने के लिए शुभकामनाएं। हमने देखा कि परोपकार का अर्थ क्या है, परोपकार क्यों करना चाहिए, हम दान में क्या दे सकते हैं और सेवा किस तरह से कर सकते हैं। आइए अब जाने कि परोपकार किस तरह करना चाहिए। हम किसी चीज का दान क्यों करते हैं? हम अपनी खुशी बांटने के लिए दान करते हैं और दूसरों को भी खुश करना चाहते हैं। अगर दान लेने वाला व्यक्ति खुश ना हो तो क्या आपको अच्छा लगेगा? बिल्कुल भी नहीं। अगर आपने सच्चे मन से परोपकार किया है
तो दान लेने वाले को भी खुशी मिलनी चाहिए। हमें इस तरह से दान करना चाहिए कि लेने वाले के आत्मसम्मान को ठेस ना पहुंचे। लेने वाले को यह महसूस नहीं होना चाहिए कि वो असमर्थ है। ना ही हमें यह दिखाना चाहिए कि हम उनसे महान हैं। हमें विनम्रता से दान करना चाहिए। क्या हम देखें कि ये किस तरह किया जा सकता है? एक कहावत है, दाएं हाथ से दो तो बाएं हाथ को भी पता नहीं चलना चाहिए। इसका अर्थ है कि हम दान करें तो उसके बारे में प्रचार नहीं करना चाहिए। विनम्रता से और बिना प्रचार के दान करना ही परोपकार करने का सबसे उचित तरीका है। फिर से कहिए, विनम्रता से और बिना प्रचार के दान करना ही परोपकार करने का सबसे उचित तरीका है। क्या हम अब तक सीखी हुई बातों का सार संक्षेप कर लें? परोपकार का अर्थ है जरूरतमंदों की जरूरतें पूरी करना और बदले में कुछ पाने की आशा न रखना। स्वेच्छा से दान करना चाहिए और उसके बदले में कुछ पाने की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। ऐसा करने से जरूरतमंदों की जरूरतें पूरी होंगी और आपको भी संतोष मिलेगा। बेकार के खर्चे कम करके हमें पैसे बचाने चाहिए और जरूरतमंदों को दान देना चाहिए। इससे हमें भी संतुष्टि प्राप्त होगी। हमें खुशी से अपने पुराने कपड़े, खिलौने, पुस्तकें, लेखन सामग्री व खाना जरूरतमंद लोगों को दे देना चाहिए। सार्वजनिक पेड़ पौधों की देखभाल करना और सार्वजनिक जगहों को साफ रखना, ऐसी सेवा करना भी एक तरह का परोपकार है, क्योंकि इसके लिए आप श्रम करते हैं। दूसरों की ज़रूरतों के लिए समय देना और बुजुर्गों व विकलांगजनों का ध्यान रखना भी परोपकार है। विनम्रता से और बिना प्रचार के दान करना ही परोपकार करने का सबसे उचित तरीका है। सभी बातों का सार संक्षेप करने के लिए धन्यवाद। सरकार लाई है विद्यार्थियों के लिए डिजिटल लाइब्रेरी। बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए बिहार सरकार है सदा अग्रसर और तैयार। कक्षा 1 से कक्षा 12 तक की सभी पाठ्य पुस्तक पूरक सामग्री एवं वीडियो अब शिक्षा विभाग बिहार सरकार द्वारा विकसित पोर्टल पर है उपलब्ध। अध्ययन सामग्री देखने के लिए BEPCLOTS.bihar.gov.in पर विजिट करें अथवा एंड्रॉइड मोबाइल पर गूगल प्ले स्टोर से E-LOTS ऐप डाउनलोड करें। शिक्षकों, अभिभावकों एवं बच्चों से अनुरोध है कि इस ई लाइब्रेरी का अधिक से अधिक लाभ उठाएं और अपनी पढ़ाई जारी रखें।